हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बी फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर की 2019-20 का क्वेश्चंस पेपर जो कि है फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड का। इसमें आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन ए सेक्शन बी। इस वीडियो में दो सेक्शन की बात की जाएगी जो कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं 2 नंबर के और 10 नंबर के। बाकी का जो सेक्शन सी हो नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन पैटर्न समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जैसा क्वेश्चन पैटर्न तो लगभग सेम ही है सब सब्जेक्ट का। तो इसमें सेक्शन है जो 2 नंबर का क्वेश्चन, इसमें जो 2 क्वेश्चन है डिफाइन पेप्टाइजेशन एंड स्कूल हार्डे रूल, ये जो 18 में भी आए, दोनों क्वेश्चन 2018 में आए, ठीक है। और इसमें जो सेक्शन, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि हमारा 17 नंबर में आया है। 17 नंबर में कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हेनरिसन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ द लेवल डायग्राम, ठीक है। तो इसमें जो 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें सेक्शन सी में यही क्वेश्चन सेम रिपीट कर दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हेनरिसन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, ठीक है। तो 10 नंबर यहाँ, 7 नंबर यहाँ। अगर आपको क्वेश्चन आता रहा होगा, इस मतलब जिसको आता रहा होगा उसने इसमें 17 नंबर का किया होगा, क्योंकि 10 नंबर इसमें हो गया, 7 नंबर इसमें हो गया। तो कभी कभी जो है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, वही सेक्शन बी में भी आ जाते हैं, वही सेक्शन सी में भी आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन ए, जिसमें पहला क्वेश्चन है डिफाइन पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। तो इसमें पेप्टाइजेशन को देखते हैं। ये पेपर जो है 19 का है और 2019-20 का, इसमें 18 में भी है, 18-19 में भी है, पूछा गया था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन से ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है पेप्टाइजेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच द एग्रीगेट आर ब्रेक इनटू कोलाइड साइज पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। मतलब क्या हो रहा है कि इसमें पेप्टाइजिंग एजेंट के हेल्प से क्या होता है कि एग्रीगेट्स का ब्रेक डाउन होता है कि इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स में। तो इसमें क्या होता है कि पेप्टाइजिंग एजेंट में भी लिक्विड, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये लिक्विड हो सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं या नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? ए प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैन बी पेप्टाइज बाई ए स्टेकिंग विद डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। मतलब क्या है कि जब हम इसका सिल्वर आयोडाइड को किस प्रकार से पेप्टाइज कर सकते हैं, उसका डाइल्यूट सोल्यूशन बनाएंगे किसका, सिल्वर नाइट्रेट का या पोटेशियम आयोडाइड का, उसको सेक करेंगे तो हमारा जो प्रेसिपिटेट सिल्वर आयोडाइड का होगा पेप्टाइज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पेप्टाइजेशन हो गया। अगला क्वेश्चन डिफाइन हार्डी-कोल्जे रूल। हार्डी-कोल्जे रूल ये भी 2018-19 में पूछा गया और 19-20 में, दोनों में पूछा गया है। इसको देख लेते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या कहता है कि द कोगुलेशन पावर ऑफ प्रेसिपिटेटेड आयन इज मोर इफ इट्स वैलेंसी इज हाई। मतलब इसकी वैलेंसी अगर हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, कोगुलेशन पावर जो होता है प्रेसिपिटेट का वो ज़्यादा होगा। इट स्टेट दैट द आयन दैट कॉज ए सुटेबल सोल्यूबल टू कोगुलेट इज अपोजिट इन साइन टू द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन, मतलब हार्डी-कोल्जे रूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ थिक्सोट्रॉपी इन फॉर्मुलेशन। जो थिक्सोट्रॉपी होता है हमारा, उसका जो एप्लीकेशन है फॉर्मुलेशन में, तो उसको हमें 2 एप्लीकेशंस को लिखना है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, थिक्सोट्रॉपी प्रॉपर्टीज प्लेज ए की रोल इन लिक्विड फिलिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। देयर इज ए पॉजिटिव, मतलब ये क्या करता है, पहला जो इसका एप्लीकेशन है वो क्या है कि ये की रोल इसमें मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इसमें जो फिलिंग, जिसमें हार्ड जिलेटिन जब फिल करते हैं कैप्सूल में, तो उसको इसमें थिक्सोट्रॉपी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा इसमें क्या एप्लीकेशन, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज फॉर द प्रॉपर फिलिंग ऑफ मोल्टन डिस्पर्जन इन द कैप्सूल एंड द ऑपरेटिव विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन। मतलब ये क्या करता है कि बेसिकली इसको कैप्सूल में इसका जो है एप्लीकेशन होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिलेटिन को फिल करने में, और इसमें जो सेकंड वाला है आप इसमें इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसमें डिस्पर्स्ड फेज में, किसके लिए, जो प्रॉपर फिलिंग हम करते हैं उसमें कैप्सूल्स में, तो उसके लिए विस्कोसिटी में इसका जो फॉर्मुलेशन में जो विस्कोसिटी होता है उसमें इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो हमारा हो गया थिक्सोट्रॉपी का, मतलब जो 2 एप्लीकेशन हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें गिव एग्जाम्पल और मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर का एग्जाम्पल क्या है, तो इसको हम कप एंड बॉब विस्कोमीटर भी कहते हैं। कप इज, इसमें क्या होता है कि कप इज रोटेटेड द वेरियस ड्रैग ऑन द बॉब ड्यू टू सैंपल कॉज टू टर्न, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द टर्क्यू इज प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ सैंपल। इसका एग्जाम्पल क्या है, MC माइकल विस्कोमीटर। तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में डिफाइन डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। ए डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन ये सस्पेंशन इन विच द नो फ्लोकुलेशन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। इसमें फ्लोकुलेशन का फॉर्मेशन नहीं होता है, देयर आर नो फ्लोक्यूल्स और अदर एग्रीगेट, ठीक है। इसमें एग्रीगेट्स का फॉर्मेशन भी नहीं होता अगर फ्लोक्यूल्स नहीं बनते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है कि हेयर सिंगल कोलाइड पार्टिकल एक्ट एज इंडिविजुअल पार्टिकल्स व्हेन सेडिमेंटेशन अकर द सिंगल पार्टिकल सेटल, ठीक है। जब सेडिमेंटेशन इसमें होता है तो इसमें सिंगल पार्टिकल्स इंडिविजुअल पार्टिकल्स एक्ट करते हैं, वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो हमारा हो गया डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव द टू एग्जांपल ऑफ कैटायनिक एंड नॉन आयनिक सरफेक्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैटायनिक और नॉन आयनिक सरफेक्टेंट होते क्या हैं। तो कैटायनिक सरफेक्टेंट इसमें क्या होता है, इट कैरीज ए नेट चार्ज इफ द चार्जेस, मतलब इसमें क्या है कि जो चार्जेस होते हैं इसमें जो सरफेक्टेंट में, अगर वो प्लस हैं तो हो गया एनायनिक, उसमें हो गया एनायनिक, अगर माइनस है तो, और अगर प्लस है तो उसमें कैटायनिक सरफेक्टेंट कहेंगे। ठीक है, तो कैटायनिक सरफेक्टेंट की डेफिनेशन ये हो गई कि अगर उसमें चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या कहलाता है, कैटायनिक सरफेक्टेंट। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं, विच हैव नो इलेक्ट्रॉन चार्ज, जिसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं होता है, उसे हम नॉन आयनिक सरफेक्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जो कैटायनिक सरफेक्टेंट का है, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट हो सकता है, एल्किल अमोनियम क्लोराइड्स हो गया। ठीक है, दो एग्जांपल हो गया। नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का क्या हो गया, इथॉक्सिलेटेड डाई फैटी अल्कोहल एंड इथाइल एथॉक्सिलेटेड एलिफैटिक अल्कोहल एंड पॉली ऑक्सीथिलीन सरफेक्टेंट हो गया इसका नॉन आयनिक सरफेक्टेंट का एग्जांपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। तो ट्रू डेंसिटी क्या होती है, बल्क डेंसिटी क्या होती है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, इसमें हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रू डेंसिटी क्या होती है। द ट्रू डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ ए सैंपल एक्सक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ द पोरस एंड वॉइड स्पेस विद इन द पाउडर सैंपल। ठीक है, तो इसमें ट्रू डेंसिटी क्या होती है, इसके हम लोग समझते हैं। इसको जैसे हम कोई पाउडर्स में फिल करते हैं किसी सिलेंडर में, तो उसमें जो वॉइड स्पेस होता है, मतलब पाउडर के बीच में जो खाली स्थान होता है, उसको एक्सक्लूड करता है, मतलब उसको इंक्लूड नहीं करता, उसको नहीं जोड़ता है, तो इसे हम ट्रू डेंसिटी कहते हैं। और बल्क डेंसिटी क्या है, द बल्क डेंसिटी वॉल्यूम इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ ऑल द पोर्स विद इन द पाउडर सैंपल। जब हम किसी सिलेंडर में पाउडर भरते हैं तो उसको हम कंप्रेस करते हैं, उसके बाद उसमें जो क्या होता है, वॉइड स्पेस जो कम हो जाता है, तो उसको हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, तो हमारा बल्क डेंसिटी कहलाता है। तो हमारा होगा डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रू डेंसिटी एंड बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोप मेथड। जो माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है इसमें, तो उसका डिसएडवांटेज क्या होता है। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड किसमें यूज़ किया जाता है, इसको देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड का यूज़ हम करते हैं माइक्रोमेटिक्स में। माइक्रोमेटिक्स में किस लिए यूज़ करते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका जो डिसएडवांटेज हमको लिखना है, तो इसका डिसएडवांटेज होता है स्लो एंड टेडियस मेथड, मतलब स्लो मेथड होता है, वो बहुत ही कठिन मेथड होता है। दिस मेथड मेजर ओनली लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्टिकल्स, मतलब इसमें क्या है कि केवल लेंथ उसका मेजर करता है, उसकी जो चौड़ाई होती है, ब्रेथ जो होता है उसका, फोर्स का जो है पार्टिकल्स का, ये मेजर करता है। और ये कहाँ पे यूज़ नहीं होता, नॉट यूज इन द मेजर ऑफ डेप्थ ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक मेथड। अगला क्वेश्चन है, राइट द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो, जिसमें यूनिट ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। तो इसका जो है, इसमें हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स 1 सेकंड इनवर्स 1, या इसको हम लिख सकते हैं मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड। ये हमारा जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का जो है यूनिट हो गया। एंड यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इसका क्या है, सेकंड इनवर्स 1 ही होगा इसका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का यूनिट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म एक्सपायरी डेट एंड द हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। जो एक्सपायरी डेट होती है हमारे ड्रग में, या फिर हाफ लाइफ होती है, उसको हम कैसे मतलब उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, ड्रग एक्सपायरेशन डेट्स रिफ्लेक्ट्स द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोडक्ट इज नोन टू रिमेन स्टेबल, मतलब ऐसा कोई टाइम पीरियड जिसमें क्या है कि प्रोडक्ट को हम कह सकते हैं कि वो स्टेबल बना रहे, या फिर उसको उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग एक्सपायरेशन डेट कहते हैं। विच मीन्स इट रिटेन्स इट्स स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी व्हेन इट इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स लेवल स्टोरेज कंडीशन, मतलब उसके जो इसमें दिया रहता है उसके लेवल में स्टोरेज कंडीशन, उसके हिसाब से अगर हम उसको रखते हैं तो कितने समय तक वो स्टेबल रहता है, कितने समय तक वो सुरक्षित रहता है, उसको हम कहते हैं एक्सपायरी डेट। ठीक है, और हाफ लाइफ किसे कहते हैं, हाफ लाइफ देख लेते हैं। It is the pharmacokinetics parameter that defines the time it takes for the amount of drug active substance in your body processes and gets rid of the drug। ठीक है, तो हमारा हो गया हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। ये हमारा हो गया सेक्शन ए, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन होते हैं, इनमें 2 करना होता है, हमने तीनों इसमें सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बेस्ड ऑन द डिफरेंट पैटर्न ऑफ रियोग्राम। ठीक है, तो इसमें ग्राफ के अनुसार में बताना है कि इसमें जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उसके कितनी कैटेगरीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं। ए फ्लूइड इन विच द शियर स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल नहीं होता, शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होता है, तो हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो इसमें शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन क्या होता है, इसको हम जो साधारण वे में समझते हैं कि शियर स्ट्रेस वो होता है जब हम कोई बल लगाते हैं किसी भी मटेरियल पे कि उसको हम मोड़ सकें, या उसको हम उसके जो है एक्चुअल उसके जो मतलब उसका जो
साइज है, शेप है, उसमें हम परिवर्तन कर सकें तो उसमें कहते हैं शियर स्ट्रेस। और शियर स्ट्रेन क्या है कि जो परिवर्तन उसमें होता है उसको हम शियर स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो हम सिंपल वे में समझ सकते हैं कि शियर स्ट्रेस क्या होता है और शियर स्ट्रेन क्या होता है। इसमें अगली लाइन क्या लिख सकते हैं, द फ्लूइड डज नॉट फॉलो द न्यूटोनियंस लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। इसमें जो फ्लूइड्स होते हैं वो न्यूटन्स के लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसको कितने भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ रियोग्राम। तो इसको हम 3 भागों में मतलब डिफाइन कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे पहले प्लास्टिक फ्लो, दूसरा है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो, थर्ड है डायलेटेंट्स फ्लो, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, उसका रियोग्राम देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लिख सकते हैं प्लास्टिक फ्लो के बारे में लिखेंगे थोड़ा, उसके बाद इसका रियोग्राम बनाएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, द मटेरियल विच फॉलोज प्लास्टिक फ्लो और कॉल्ड द बिनघम बॉडीज, मतलब जो प्लास्टिक फ्लो को फॉलो करते हैं उन्हें बिनघम बॉडीज कहते हैं। फ्लोकुलेटेड सिस्टम आर एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक फ्लो, जो फ्लोकुलेटेड सिस्टम ऑफ सस्पेंशन होता है उसके किसका एग्जाम्पल होता है, प्लास्टिक फ्लो का एग्जाम्पल होता है। और इसमें अगली पॉइंट क्या लिख सकते हैं, व्हेन द शियर स्ट्रेस विल बी मोर देन यील्ड वैल्यू देन पार्टिकल विल ब्रेक एंड द एक्ट एज इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस का मतलब जो हम बल लगा रहे हैं उसको परिवर्तन करने के लिए शियर स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है यील्ड वैल्यू से। तो यहाँ पर यील्ड वैल्यू क्या होता है इसको देख लेते हैं, द अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस आर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द फ्लोक्यूल्स कॉल्ड यील्ड वैल्यू, मतलब जो अमाउंट रिक्वायर्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड होता है कि उसको ब्रेक करने के लिए उसे हम यील्ड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जब क्या होगा कि जो शियर स्ट्रेस होगा वो ज़्यादा होगा यील्ड वैल्यू से, तभी जो है पार्टिकल्स ब्रेक हो पाएंगे, ठीक है, और वो इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। दिस पार्टिकल्स विल फॉलो न्यूटोनियंस लॉ, ये पार्टिकल्स जो है तब न्यूटोनियंस लॉ को फॉलो करेंगे। तो कहाँ पे फॉलो करेंगे, 0 पॉइंट से अगर हम उसको जो शियर स्ट्रेस दे रहे हैं तब नहीं फॉलो करेंगे, जब उसको यील्ड वैल्यू से ज़्यादा हम शियर स्ट्रेस करेंगे तब वो डिफॉर्मेशन होगा उसका, तब वो न्यूटोनियंस लॉ को फॉलो करेंगे। तो इसका हम रियोग्राम देख लेते हैं, इसका ग्राफ देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है। तो इसमें जो है वाई एक्सेस पे लेते हैं रेट ऑफ शियर एंड एक्सेस पे लेते हैं शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि द कर्व डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि जब यील्ड वैल्यू प्राप्त होगी तभी वो डिफॉर्मेशन होगा उसका। तो यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, कुछ यील्ड वैल्यू से जाके स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम द यील्ड वैल्यू, ये स्टार्ट फ्रॉम द मतलब यील्ड वैल्यू से स्टार्ट होगा। एट द पॉइंट रेट ऑफ शियर इज लीनियर इन डायरेक्शन, इट मीन्स इट फॉलो द न्यूटोनियंस लॉ, मतलब यहाँ से क्या हो जा रहा है कि रेट ऑफ शियर जो है वो लीनियर हो जा रहा है डायरेक्शन में। तो क्या इसका क्या मतलब है कि वो न्यूटन्स के विस्कोसिटी ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसका विस्कोसिटी पे भी हम ग्राफ बना सकते हैं, जैसे कि इसका विस्कोसिटी क्या होता है, पहले ज़्यादा होता है, उसके बाद जैसे जैसे इसमें यील्ड वैल्यू से ज़्यादा होगा उसमें सॉलिड में मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा तो इसका विस्कोसिटी का ग्राफ गिर जाएगा। तो इसका एग्जांपल हो गया जिंक ऑक्साइड, मिनरल ऑयल या पेंट हो गया। इसको हम किस फॉर्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, तो U इक्वल टू एफ माइनस कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपन जी, जहाँ पे U क्या है प्लास्टिक विस्कोसिटी है, F क्या है शेयरिंग स्ट्रेस है, एंड स्मॉल एफ क्या है यील्ड वैल्यू, एंड G क्या है यहाँ पे जो है रेट ऑफ शियर है। तो हमारा होगा प्लास्टिक फ्लो। अब देखते हैं इसमें स्यूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है। इसमें जो अगला है स्यूडो प्लास्टिक फ्लो क्या होता है, इट डज नॉट एक्सिबिट यील्ड वैल्यू, इसमें क्या है यील्ड वैल्यू नहीं पाई जाती है। पॉलीमर इन वाटर इज द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है पॉलीमर इन वाटर, इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है व्हेन पॉलीमर आर प्लेस बिटवीन द लेयर्स ऑफ वाटर, जब हम इसको पॉलीमर को कहाँ पे प्लेस करते हैं वाटर के लेयर में प्लेस करते हैं तो क्या होता है इसमें हाइड्रेशन होता है, और हाइड्रेशन जब होता है तो इसमें पॉलीमर मॉलिक्यूल जो होंगे वो स्वेल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये जो सोलिबल मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे किसमें फ्लो ऑफ वाटर में, और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा विस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जब हम अप्लाई करेंगे शियर स्ट्रेस को तो ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स होंगे जो वो क्या होंगे डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और जब डिहाइड्रेट हो जाएंगे तब क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो होगा वो डायरेक्शन मतलब क्या होगा ये डायरेक्शन हमारा फ्लो करेगा डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो इसमें मटेरियल क्या होता है कि जो है लेस विस्कस हो जाएगा, मतलब विस्कोसिटी इसकी घट जाएगी और शेयर स्ट्रेस इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें लैंग्वेज वाइज लिख दिया गया है, ठीक है। इसमें जो विस्कोसिटी होती है कांस्टेंट नहीं होती है, डिफरेंट रेट ऑफ शियर होता है उसका, बस इसलिए इसको हम क्या कहते हैं सिस्टम को शियर थिनिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। इसका रियोग्राम देख लेते हैं, मतलब ग्राफ देख लेते हैं इसका। तो इसमें कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है कि इट्स वुड द कर्व स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन बट इट इज नॉट लीनियर, क्योंकि इसमें जो यील्ड वैल्यू नहीं होती तो ये जो ग्राफ होता है ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ये नॉन लीनियर होता है। और इसमें इक्वेशन किस इक्वेशन से हम इसको निकाल सकते हैं, इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्यूडोप्लास्टिक फ्लो एक्सप्रेस्ड एज m की पावर कैपिटल N इज इक्वल टू ईटा इनवर्स ईटा 1 इंटू जी, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है नॉन न्यूटोनियन बिहेवियर है, एंड इसमें जो है n अगर इसमें 1 है जो कैपिटल N है इज इक्वल टू 1 देन इट फॉलो द न्यूटोनियंस लॉ ऑफ फ्लो, ठीक है। अगर n का जो वैल्यू है 1 है तो ये न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करेगा, एंड इफ द n इज ग्रेटर देन 1, अगर एक n जो है 1 से ज़्यादा है तब क्या करेगा स्यूडोप्लास्टिक फ्लो को फॉलो करेगा, और n
यन क्या है कि अगर एक से कम है यानी लेस देन 1, तो क्या होगा, ये डायलेट एंड फ्लो को जो है फॉलो करेगा। तो इसको हम किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, इसे लॉग जी इज इक्वल टू एन लॉग एफ माइनस लॉग एन, इसको हम ईटा, इसको जब हम ब्रीफली लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा। तो हमारे पास स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। अगला जो है डायलेट एंड फ्लो, इसी में जो हमारा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लो है, इसमें अगला है डायलेट एंड फ्लो। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट डायलेट एंड फ्लो इज एक्सिबिट बाय द सस्पेंशन कंटेनिंग मोर देन 50% डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स। मतलब जो है कि इसमें ये केस को कंटेन करता है जो 50% से ज़्यादा डीफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कॉर्न स्टार्च इन वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि व्हेन कॉर्न स्टार्च मॉलिक्यूल इज एडेड इनटू वाटर, जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो जो क्वांटिटी होती है कॉर्न स्टार्च की वो ज़्यादा हो जाती है वॉल्यूम ऑफ वाटर से, ठीक है। तो जब हम इसमें शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या होता है, सडनली बंचअप हो जाते हैं टू अपने आपस में, ठीक है, और लार्ज वॉइड्स इसमें जो है वॉइड स्पेस डेवलप करते हैं। इसमें क्या फिर क्या होता है कि अमाउंट ऑफ व्हीकल्स इज कांस्टेंट, जब अमाउंट ऑफ व्हीकल्स कांस्टेंट होता है तो ये होता है, इसमें ये प्रोसेस होता है, ठीक है। और जब इसमें क्या होता है, जब फर्दर इंक्रीज इन शियर स्ट्रेस, उसमें जब और आगे जो है शियर रेट जो इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल क्या करता है, इंक्रीज कर देता है रेजिस्टेंस को, फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। मटेरियल क्या होता है, ज़्यादा विस्कस बन जाता है और वो जो सॉलिड पेस्ट को अटेन करता है। तो इसमें हम ग्राफ किस प्रकार से बना सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शियर थिकिंग सिस्टम। जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो है शियर थिनिंग सिस्टम हो गया, डायलेट एंड फ्लो है शियर थिकनिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसमें ग्राफ हम इस प्रकार से बना सकते हैं, एक और शियर स्ट्रक होगा और एक रेट ऑफ शियर होगा, तो इसका ग्राफ ऊपर से इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो हमारा डायलेट एंड फ्लो, तो ये हमारा डायलेट एंड फ्लो यानी हमारा जो है तीनों इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लो की जितनी कैटेगरी थी हमने उसको रियोग्राफ के माध्यम से इसमें देख लिया और का आंसर हमने बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने वीडियो के पहले बात किया था कि इसमें जो एक क्वेश्चन जो है 17 नंबर में पूछा गया था। 17 नंबर में इस प्रकार से पूछा गया था कि एक क्वेश्चन वही 10 नंबर में आया था, वही क्वेश्चन जो है 7 नंबर में आए थे। तो टोटल हमारा 17 नंबर का हो गया था। वो क्वेश्चन सी है, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एंट्रेशन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन था पिछले बार, तो इसमें जिसको आता रहा होगा उसने 17 नंबर का किया होगा और जिसको नहीं आता रहा होगा उसका तो फर्स्ट होगा, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिए, ऐसे कभी कभी हो सकता है इसमें। तो ये एंट्रेशन ऑपरेटर्स क्या होता है, तो इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका जो है सेडिमेंटेशन मेथड में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन मेथड कहाँ पे है इसको बताते हैं हम आपको। तो ये हमारा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में माइक्रोमेटिक्स में सेडिमेंटेशन मेथड में हम किसका यूज़ करते हैं, एंट्रेशन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते हैं। एंट्रेशन पिपेट इज वाइडली यूज द मेथड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बाय सेडिमेंटेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑपरेटर्स हमारा एंट्रेशन ऑपरेटर्स वीडियो में नहीं आ रहा होगा, हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, एक मिनट। तो अब आप लोग इसको देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि 10 ml सैम्पलिंग रिजर्वर होता है, इसमें स्टॉक कॉर्क लिखा होता है, इसको अपर लिमिट कहते हैं, लोअर लिमिट कहते हैं, पिपेट होता है, इसमें एक पिपेट फिट होता है और इसमें जो मीटर लगा होता है उसको मेजर करने के लिए। तो ये जो ऑपरेटर्स होता है 550 ml का होता है, जो है इसको स्टॉपर सिलेंड्रिकल वेसल्स भी कहते हैं, 550 ml का होता है। और इसमें जो इंटरनल डायमीटर होता है 5.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। उसमें जो स्टॉपर होता है ये 10 ml का बल्क पिपेट होता है और ये जो साइड जो है इसमें क्या होता है, सैंपल डिस्चार्ज करता है, ठीक है। जो हमारा स्टॉपर है बल्क पिपेट है, ठीक है, तो 10 ml का होता है। तो इसमें हमने देखा कि 550 ml का स्टॉपर सिलेंड्रिकल वेसल्स होता है जिसका इंटरनल डायमीटर 5.5 सेंटीमीटर का होता है। तो इसमें करते क्या है हम, बेसिकली इसमें जो जिस पाउडर का हमको डिस्ट्रीब्यूशन साइज हमें शेप हमको बताना होता है इसमें, तो इसमें पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन में जिसका साइज हमें देखना रहता है उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं, उसको हम स्लरी बनाते हैं, सस्पेंशन बनाते हैं। जब स्लरी और सस्पेंशन बनाते हैं तो इसमें हम उठा के 10 ml जो है इसमें डाल देते हैं इस जो है ऑपरेटर्स में। उसके बाद इसको क्या करते हैं, बंद करके उसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद इसमें से 10 ml निकाल लेते हैं। 10 ml निकालने के बाद उसको हम क्या करते हैं, बैटरी डिश पर रख के उसको इवेपोरेट करते हैं, फिर इसका जो है वे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम कई बार 10 ml डाल के इसको 10 ml इसमें से जब 10 ml वाला हो जाता है हमारा, तो इसमें क्या होता है फिर से 10 ml हम फ्रेश सोल्यूशन डाल देते हैं, जिससे इसमें जो है इसका जैसे हम इसमें करते हैं कि ब्यूरेट और जो ब्यूरेट से हम उससे करते हैं स्टरलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जब पहले हमारा वैल्यू नोट कर लेते हैं उसके बाद फिर से हम फिल कर देते हैं ब्यूरेट को। तो इसी प्रकार इसमें भी करते हैं। 10 ml जब हम निकाल लेते हैं उसमें से, उसका जो कैलकुलेशन करते हैं बैटरी डिश पे रख के, तो फिर से हम इसमें 10 ml डाल के फिर से कुछ देर बाद सेक करके इसको 10 ml निकालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका जो है इसका प्रोसीजर होता है। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। The operators consist of 550 ml stopper cylindrical vessels. The vessels has 5.5 cm internal diagram and the vertical scale of 0.5
0 to 20 सेंटीमीटर ऑफ हीट, मतलब इसमें वर्टिकल स्केल होती है जो 0 से 20 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। द स्टॉपर हैज 10 ml बल्ब पिपेट एंड ए साइड टिप फॉर सैंपल डिस्चार्ज। तो हमारा हो गया। इसमें और भी आगे क्या लिख सकते हैं देख लेते हैं। द पिपेट हैज़ लोअर टिप 20 सेंटीमीटर बिलो द सर्फेस ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम एनालिसिस करते हैं तो 1 से 2% स्लरी और सस्पेंशन ऑफ पाउडर इज प्रिपेयर्ड इन द मीडियम, उसको पहले बनाते हैं। उसके बाद स्लरी इज इंट्रोड्यूस इनटू द वेसल्स अप टू 5 से 50 ml मार्क। तो इसमें स्लरी क्या करते हैं या सस्पेंशन को हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं वेसल्स में, ठीक है। वेसल्स इज स्टॉप्ड, उसको बंद कर देते हैं। सेक टू द डिस्ट्रीब्यूशन द पार्टिकल्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सेक करते हैं। द पिपेट इज देन प्लेस्ड एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बोथ, उसको हम जो है पिपेट को कहाँ पे प्लेस करते हैं, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे। एट वेरियस टाइम इंटरवल्स 10 ml ऑफ सैंपल स्लरी सस्पेंशन आर विड्रॉल, मतलब कुछ टाइम के बाद हम 10 ml इसमें से निकालते हैं, फिर सेक करते हैं, फिर इसको हम पेट्री डिश पे रख के इसको इवेपोरेट करते हैं। सैंपल स्टिकन प्रीवियसली वेट चाइना डिश, मतलब चाइना डिश जो चाइना डिश होती है उसको प्रीवियसली जो पहले से वेट किया तो चाइना डिश लेते हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जो है रख देते हैं। द सैंपल आर इवेपोरेटेड एंड वेट, उसको इवेपोरेट करते हैं और वेट करते हैं। द पार्टिकल डायमीटर इज कैलकुलेटेड बाई स्टोक्स इक्वेशन, इसको स्टोक इक्वेशन की मदद से हम निकाल सकते हैं। इसमें स्टोक इक्वेशन क्या होता है, B इज इक्वल टू एच अपान टी, B इज इक्वल टू एच अपान टी इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर एस टी रो एस माइनस रो नॉट अपान 18 ईटा इंटू जी। तो हमारे पास V क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ सेटलिंग है, ठीक है। एच क्या है, डिस्टेंस ऑफ फॉल इन टाइम है, एंड डी एस टी क्या है, मीन डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स। रो एस क्या है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स। रो नॉट क्या है, डेंसिटी ऑफ मीडियम। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड ईटा नॉट क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो हमारा हो गया जो है एंड्रेसन ऑपरेटर्स। तो हमारा डायग्राम की हेल्प से हमने इसको लिख लिया, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा है। जो प्रोसीजर है पहले हम इसको जो है इसका लिखते हैं, ऑपरेटर्स के बारे में लिख देते हैं, कंस्ट्रक्शन कैसा है 2-3 लाइन 4 लाइन लिख देते हैं। उसके बाद इसमें प्रोसीजर क्या है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसमें लिखा गया है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया एंड्रेसन ऑपरेटर्स। इसका भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज बचा है, इसको देख लेते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये प्रेसाइज रिजल्ट ऑब्टेन करता है, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये लेबेरियस मेथड होता है। वेरियस स्मॉल पार्टिकल, इसमें जो बहुत माइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कोलाइडल पार्टिकल्स हो गए, ये एक्यूरेटली इसमें मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें सेटलिंग जो प्रोलॉन्ग होती है, ठीक है। तो हमारा डिसएडवांटेज हो गया। जो अगला क्वेश्चन है इसमें, कंप्यूट द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। तो इसमें क्या करना है, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग को बताना है कि इसमें जो डिटर्मिनेशन करते हैं हमारे एक्सपायरी डेट को फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेबिलिटी क्या होती है। Stability is defined as the time during which the drug product retains the same property existing the time of manufacture, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो ड्रग स्टेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि जो टाइम होता है हमारे जो प्रोडक्ट का, जिसमें जो है प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे रहता है जैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी कहते हैं, जिस टाइम पीरियड तक वो स्टेबल रहता है, ठीक है। तो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी क्या है, इसको देख लेते हैं। एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्ट इज डिजाइन टू टेस्ट स्टेबिलिटी एंड सेल्फ लाइफ। जो स्टेबिलिटी हम सेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी जो है डिजाइन किया गया फॉर्मुलेशन अंडर द नॉर्मल एंड रिकमेंडेड कंडीशन। जो नॉर्मल कंडीशन होता है और जो बताया गया कंडीशन होता है उसके अंडर, ठीक है। तो द स्टडी ऑफ कैरिड आउट अंडर एक्सीलरेटेड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड लाइट। इसमें किसमें कैरी की जाती है, किसमें जो स्टडी किया जाता है, मॉइस्चर्स के प्रेजेंस में और लाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो द प्रोडक्ट विच ड्यूरेशन, जिसका ड्यूरेशन 6 मंथ होता है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होता है, या +-2 हो सकता है, और जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, 75% होती है, +-5% हो सकती है, ठीक है। तो 25 से स्टार्ट होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 45% से 75% तक जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसका जो स्टडी हम इसमें करते हैं एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में। आर कम्स अंडर द एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। तो हमारा हो गया। अब आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली टेस्ट इज कैरिड आउट फॉर प्रोडक्ट टू बी स्टार्ट एट कूल एंड कोल्ड टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें कॉमन हाई स्ट्रेस कंडीशन में कॉमन कंडीशन जो होती है जिसमें हम एक्सीलरेटेड टेस्टिंग करते हैं। तो इसमें क्या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, व्हेन इंक्रीज द टेम्परेचर द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल आल्सो इंक्रीज। मतलब जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, किसी भी ड्रग को जो किसी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो उसका डिग्रेडेशन मतलब उसको टूटना, उसकी जो स्टेबिलिटी होती है खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी का क्या असर होता है कि हाई ह्यूमिडिटी रिजल्ट इन
हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, नम्र ज़्यादा हो जाती है, नम्रता वायु में हमारे वातावरण में जो, और ड्रग ऐसे रखा रहता है तो उसमें क्या होता है कि डिग्रेडेशन, हाइड्रोलिसिस होने लगता है ड्रग का। एंड व्हेन हाइड्रोलिसिस अकर देन ड्रग बिकम स्लोली डिग्रेडेट, मतलब क्या, जो स्टेबिलिटी उसकी खत्म होने लगती है। लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट कैन बी यूज टू एक्सीलरेट द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो इसमें जो हम इच गाइडलाइंस है इसको भी हम लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो बुक से उसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इच गाइडलाइंस इसमें से आप लिख सकते हैं इसमें कि उसका क्या गाइडलाइन है इसका एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग में, ठीक है। तो इसमें सब लोग हम सब समझते हैं एक्सपायरेशन डेट क्या होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हमको इसका स्टडी करना है। तो एक्सपायरेशन डेट में लिख सकते हैं ड्रग एक्सपायरेशन डेट द डेट एट विच द ड्रग पोटेंसी बिगिन टू डिसमिस, मतलब क्या है कि ऐसी डेट जिसमें ड्रग की जो पोटेंसी होती है वो खत्म होने लगती है, तो उसमें ड्रग एक्सपायरेशन डेट कहते हैं, ठीक है। द एक्सपायरी डेट डिपेंड ऑन द स्पेसिफाइड स्टोरेज कंडीशन पर डिपेंड करता है। नॉट ऑल ड्रग हैव द सेम रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, दस एक्सपायरी डेट्स भी डिफर, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपायरी डेट है वो डिफर भी करती है, सेम नहीं रहती। जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे उनमें है एमॉक्सिसिलिन सस्पेंशन है, तो एमॉक्सिसिलिन सस्पेंशन क्या है, जो 14 दिन से इसका एक्सपायरी डेट होता है 14 दिन, और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका एक्सपायरी डेट जो होता है 14 दिन होता है। और वही ट्राइमेथाप्यूरियम और जो सल्फीमेथाक्साजोल है इसका कॉम्बिनेशन टैबलेट से 5 साल का इसका एक्सपायरी डेट होता है 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबका एक्सपायरी डेट जो है डिफर करता है, सेम नहीं रहता है, ठीक है। तो हमारा है एक्सपायरेशन डेट। अब इसमें समझते हैं लिमिटेशन क्या, एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग की, ठीक है। तो दिस मेथड इज नॉट यूज्ड टू केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बिकॉज Arrhenius equation consists of only one rate constant, therefore it is applicable to the simple decomposition mechanism. ये simple decomposition mechanism पे वर्क करता है। This method is not applicable for degradation of the due to freezing microbial contamination. मतलब अगर microbial contamination या freezing से degradation होता है, stability घटती है हमारे ड्रग्स की, तो ये जो मेथड है applicable नहीं होता है। This method is not valid when the order changes at higher temperature. जब उसका ऑर्डर चेंज होता है, जैसे फर्स्ट से सेकंड में या 0 में हो जाता है, तो ये जो मेथड है ये वैलिड नहीं होता है। लास्ट इसकी जो है लिमिटेशन है, द प्रोडक्ट विच लूज देयर फिजिकल इंटीग्रिटी एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर द एक्सीलरेटेड टेस्टिंग। तो ये हमारा हो गया सेक्शन बी, यहाँ पे सॉल्व हो गया, जब हमने सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन देख लिए और सेक्शन बी के भी 3 क्वेश्चन देख लिए। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेक्शन सी के 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन तो आपका लगभग सॉल्व ही गया है, ये जो इंटरेक्शन ऑपरेटर्स विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, ये तो 7 नंबर में आया, 10 नंबर में आया, तो आपका सॉल्व हो चुका है इसमें। तो बच्चे इसमें 6 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।